हीरोवर्स के ब्रांड न्यू और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली 18 मार्च को जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज हो चुकी है, जिसके साथ ही डीसी फैंस का 4 साल का इंतजार भी खत्म हो चुका है। और क्या ही गजब की मूवी बनाई है जैक स्नाइडर ने, देखकर मजा ही आ गया। 4 घंटे की जस्टिस लीग का ये वर्जन सच में बहुत ही कमाल का है। कम से कम 2017 में आई जोस वुडन की जस्टिस लीग से तो बहुत ही अलग और एपिक मूवी है ये। और ये तो होना भी था, क्योंकि जैक स्नाइडर ने ये मूवी पिछली जस्टिस लीग में हुई सभी गलतियों को ध्यान में रखकर बनाई है और अपने थॉट्स का भी बहुत ही बारीकी से काम किया है इसमें, जिसका सपना वो 4 साल पहले देख चुके थे। सो आई होप कि आपने जैक स्नाइडर की ये जस्टिस लीग देख ली होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इस मूवी के बारे में बात करूंगा। एक तरह से इस मूवी के लिए अपना रिव्यू दूंगा, जिसमें मैं इस मूवी की स्टोरी, डायरेक्शन, कैरेक्टराइजेशन और एंडिंग के बारे में बात करूंगा। और इस वीडियो में मैं स्पॉयलर्स की कोई गारंटी नहीं लेने वाला, इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाकर मूवी को देखना, उसके बाद इस वीडियो को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इतनी ऑसम मूवी किसी के लिए स्पॉइल हो। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ इसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि हम सब पहले से ही जानते हैं कि स्टोरी वही सेम रहने वाली है जो हमने 2017 वाली जस्टिस लीग में देखी थी, जहां सुपरमैन के जाने के बाद सब जगह मायूसी छाई हुई है। और तभी अचानक से स्टेपनवुल्फ नाम का एक विलन आता है और मदरबॉक्स नाम के 3 डब्बों को एक करके अर्थ को इन्वेंट करने की कोशिश करता है, जिसको रोकने के लिए बैटमैन सभी सुपर हीरोज को इकट्ठा करता है और उसे हराकर अर्थ से भगा देता है, जिसे जोस व्हीडन की जस्टिस लीग में बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाया गया। लेकिन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को देखकर हमें पता लग गया कि सेम स्टोरी को कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो दम इस मूवी में है उसका 10% भी नहीं था पुरानी जस्टिस लीग में। पुरानी जस्टिस लीग में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन क्यों और कैसे है। ना तो स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया और ना ही किसी कैरेक्टर को बैकग्राउंड स्टोरी दी गई, जबकि जस्टिस लीग के इस वर्जन में सभी कैरेक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल है उनकी बैकग्राउंड स्टोरी के साथ। इवन मूवी के विलन स्टेपनवुल्फ को भी एक बैकग्राउंड स्टोरी दी गई है, जबकि पहले वाले मूवी में तो इस बारे में कुछ बताया भी नहीं गया था कि स्टेपनवुल्फ कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है, जबकि इस वर्जन में इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और बात करें मूवी के अंदर की, तो इस मूवी की शुरुआत होती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की एंडिंग से, जहां डूम्सडे की वजह से सुपरमैन की डेथ हो गई थी, जबकि पुरानी जस्टिस लीग की शुरुआत हुई थी बैटमैन के एक पैराडीमन को पकड़ने से, जिसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा था कि बीवीएस के बाद यहाँ हुआ क्या है। लेकिन जैक स्नाइडर ने इस मूवी की शुरुआत कुछ इस तरीके से की है, जिससे इसके इवेंट्स और टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी इस मूवी की लेंथ को लेकर, क्योंकि स्टोरी तो सेम वही रहने वाली है जिसे 4 साल पहले उन्होंने 2.5 घंटे में देख लिया था, तो अब 4 घंटे क्यों? इसलिए उनका मानना है कि ये मूवी उन्हें बोर कर देगी। लेकिन इस मूवी को देखकर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मूवी देखते देखते पता भी नहीं चलेगा कि 4 घंटे कब पूरे हो गए। इतनी कमाल की मूवी बनाई है जैक स्नाइडर ने। और पर्सनली बताऊं तो मुझे तो ये 4 घंटे भी बहुत कम लगे। अगर मूवी 4 घंटे से ज़्यादा की भी होती तो भी शायद मुझे कम ही लगते। लेकिन जिन लोगों के पास इस मूवी के लिए कॉन्टिन्यूस 4 घंटे नहीं है, उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है। इस मूवी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए आप इसे पार्ट टू पार्ट करके भी देख सकते हैं, एक सीरीज की तरह। स्टोरी के बाद अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो ऑब्वियसली जिसको डीसी के बारे में भी नहीं पता, उसे इस मूवी के डायरेक्टर जैक स्नाइडर के बारे में तो पता लग ही गया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बवाल हुआ है जैक स्नाइडर के साथ इस मूवी को लेकर कि उनका नाम काफ़ी टाइम तो ट्रेंडिंग में भी रहा। इसलिए इस मूवी पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है। और क्योंकि स्टोरी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के जस्ट बाद की है, तो उन्होंने उसी डार्क थीम को इसमें यूज किया है, जहां एक तरफ सुपरमैन की डेथ के बाद होप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसकी टोन को भी उन्होंने कुछ इसी तरह रखा है, इसलिए मूवी की सैचुरेशन, टेम्परेचर और ओपेसिटी सब कुछ परफेक्टली फिट है। जबकि वुडन कट में तो इसे बहुत ही कार्टूनिस्ट तरीके से दिखाया गया था, जिसका मूवी की थीम के साथ कोई मैच भी नहीं बन रहा था। और हमें पता है कि एक सुपर हीरो मूवी में सीजीआई का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसका जैक स्नाइडर ने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा, जिसमें स्टेपनवुल्फ का लुक तो बहुत ही ऑसम था और ऊपर से उसका आर्मर जो बिल्कुल एक सिम्बियोट की तरह काम करता है। जोस वुडन वाले स्टेपनवुल्फ को देखकर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हमेशा सिर्फ एक ही बिहेव दिखता था, जिसने पूरी मूवी में सिर्फ मदरबॉक्स ही लाया है। जबकि इस मूवी में स्टेपनवुल्फ के इमोशंस को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक पॉइंट पर तो मुझे भी लगा कि स्टेपनवुल्फ के साथ भी गलत हो रहा है, और जिन लोगों ने मूवी देख ली है उन्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं कौन से मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं जैक स्नाइडर का अपना एक अलग ही स्वैग है, वो अपनी हर मूवी में डार्क थीम का यूज करते ही हैं, इसलिए काफ़ी लोग मूवी की डार्कनेस के बारे में बोल रहे थे। तो उनके लिए बता देता हूँ, ये मूवी इतनी भी डार्क नहीं है। यहाँ अगर कुछ डार्क है तो उसे कुछ इस तरह से डायरेक्ट किया गया है कि वो सिर्फ डार्क थीम में ही अच्छा लगेगा।
और लॉजिकली देखे तो ये सही भी है, क्योंकि बैटमैन एक ऐसा करैक्टर है जो सिर्फ रात में निकलता है, इसलिए डार्कनेस का दिखना यहाँ नेसेसरी हो जाता है। और आप खुद इमेजिन करो, हमने अब तक की डीसी की जितनी भी बैटल देखी हैं, अगर उसमें डार्क की जगह ब्राइट थीम यूज होती तो कितना बेकार लगता। इन सब के अलावा जैक स्नाइडर के डायरेक्शन में एक चीज़ और खास होती है, जो है स्लो मोशन और फास्ट सीक्वेंस। और यहाँ तो इसमें पूरी तसल्ली से काम किया गया है। हमें पता है कि वंडर वुमन और सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट होते हैं, जिन्हें स्लो मोशन में दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बात करें फ्लैश की, तो उसकी पावर सी सुपर स्पीड है। एक बंदा जो लाइट की स्पीड से भी फास्ट है, उसे स्लो मोशन में दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, इसलिए स्लो मोशन का भी यहाँ अच्छा खासा यूज हुआ है। एट लास्ट मैं तो यही कहूँगा कि मूवी के डायरेक्शन में कोई कमी नहीं थी, और ऊपर से पुरानी जस्टिस लीग में हुई सभी गलतियों को यहाँ कवर कर लिया गया था, जिसमें स्टेपनवुल्फ, साइबोर्ग, फ्लैश और सुपरमैन की मूंछों पर अच्छा खासा पैसा लगाया है, और बाकी सभी चीज़ों पर भी जहाँ CGI का यूज होना था। डायरेक्शन से हटकर सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक पर गौर करोगे तो वो भी अच्छे से वेल सेटल्ड है। हर शॉट का कैमरा एंगल इस तरीके से दिखाया गया है जिससे ये लगेगा ही नहीं कि कुछ मिस भी हुआ है। काफ़ी सारे शॉट्स तो ऐसे हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट लोगे तो एक अच्छा वॉलपेपर बन सकता है। और बैकग्राउंड म्यूजिक का तो यहाँ बहुत खास रोल है। हर करैक्टर को खुद का एक बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है, जिसमें मुझे सबसे अच्छा फ्लैश का लगा। इन सब के बाद बात करते हैं करैक्टराइजेशन की, तो इस वर्जन में हर करैक्टर को उसका प्रॉपर टाइम मिला है, और नए करैक्टर को उनकी बैकग्राउंड स्टोरी भी, जिसमें साइबोर्ग और फ्लैश पर सबसे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि इनकी अभी तक कोई भी मूवी अनाउंस नहीं हुई थी। जबकि सुपरमैन और वंडर वुमन को अपनी सोलो मूवी मिल चुकी थी और एक्वामैन को मिलने वाली थी, और मुझे नहीं लगता बैटमैन के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत भी होगी। मूवी के रिलीज से बहुत पहले ही जैक स्नाइडर ने ये अनाउंस कर दिया था कि साइबोर्ग का मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इवन वो तो मूवी का हार्ट है, जो कि मूवी देखने के बाद समझ में भी आ गया। मूवी के विलन पर भी यहाँ फोकस किया गया है, एक बैकग्राउंड स्टोरी के साथ, जहाँ हमें पता लगता है कि वो यहाँ क्यों आया है और ये मदर बॉक्स वाला क्या सीन है, जिसे पुरानी जस्टिस लीग में एक्सप्लेन तो किया नहीं, बस यूं ही दिखा दिया। इन सब के अलावा हर करैक्टर को कॉमिक एक्यूरेट दिखाया गया है, जहाँ हम बैटमैन का स्वैग फिर से देख सकते हैं। कम से कम यहाँ वो पिटने के बाद जोक तो नहीं मारता। कहीं से तो खून। उसके काफ़ी सारे फाइट सीन भी इस वर्जन में ऐड हुए हैं, जो वुडन कट में नहीं थे। सुपरमैन की बात करें तो ब्लैक सूट में बहुत ही एपिक लग रहा है, और हमेशा की तरह फाइनल बैटल में उसकी एंट्री भी बहुत ज़बरदस्त थी। वंडर वुमन और एक्वामैन के करैक्टर में कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया, लेकिन उनके फाइट सीन में कुछ शॉट्स और इफेक्ट्स जरूर ऐड किए गए हैं। वुडन कट में एक्वामैन के ट्राइडेंट की स्टोरी और उसके हीटिंग इम्पैक्ट को भी नहीं दिखाया गया, लेकिन इस वर्जन में इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया और उसके हीटिंग इम्पैक्ट को भी अच्छे से दिखाया गया। जहां वुडन कट में फ्लैश को बस एक फनी टीनेजर की तरह दिखाया गया, वही स्नाइडर कट में फ्लैश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइनल बैटल में वही सब कुछ ठीक करता है, जिससे उसके करैक्टर का फनी के साथ एक इंपॉर्टेंट रोल सामने आया है। साइबोर्ग की तो पूरी स्टोरी ही दिखा दी, और टीम के लिए उसकी इम्पोर्टेंस भी, और ये भी पता चल गया कि इस पूरे सिनेरियो के लिए उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि सीधी सी बात है, वो मदर बॉक्स की वजह से ही जिंदा हुआ था, इसलिए वो मदर बॉक्स को अच्छे से समझ सकता है, जो इस पूरी स्टोरी की मेन चीज़ है। इन सब चीज़ों के अलावा जैक स्नाइडर ने मूवी की एंडिंग भी कुछ अलग तरीके से की है। अब 4 आवर्स की मूवी बनाई है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स्ट्रा शॉट्स तो होंगे ही, जिसे जैक स्नाइडर ने एंडिंग के लिए शूट किया था, जो था बैटमैन के नाइटमेयर के बारे में, जो सीधा पॉइंट करता है जस्टिस लीग 2 की स्टोरी को। और इस नाइटमेयर में हमें जैरेड लीटो का जोकर, एम्बर हर्ट की मीरा और डेथस्ट्रोक भी दिखे। अब ये नाइटमेयर वाला सीक्वेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ बातें क्लियर भी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ के हालात देखकर लग रहा है कि डार्कसाइड ने अब अर्थ पर कब्जा कर लिया है और जस्टिस लीग की टीम भी बिखर चुकी है, और फिर से बैटमैन सबको इकट्ठा करने में लगा हुआ है, जिसे देखना बहुत ही कमाल का होगा कि कैसे अब हमारे सुपर हीरोज सबसे बड़े खतरे डार्कसाइड को रोकेंगे। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग रिस्टोर द स्नाइडरवर्स का हैशटैग लगाकर सपोर्ट करें। और पता नहीं WB वालों ने क्या सोचकर इसका सीक्वल बनाने से मना किया और इतनी एपिक मूवी को फैंस से छुपाने की कोशिश करी। तो कुल मिलाकर मैं तो बस यही कहूँगा कि मूवी बहुत ही कमाल की है। सेम स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, हर एक करैक्टर को उसका प्रॉपर टाइम मिला है, उसको बैकग्राउंड स्टोरी के साथ, और फाइनल बैटल तक हर एक करैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल था। ये नहीं कि मूवी सिर्फ किसी एक या दो करैक्टर पर डिपेंड हो। अब मैं मूवी की इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मूवी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसकी मेन चीज़ों पर फोकस किया है। हर मूवी की तरह इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, जिनमें से एक था VFX। हाँ, VFX के मामले में थोड़ा सा ओवर हो गया था। डार्कसाइड को देखकर थोड़ा सा अनरियल लग रहा था, शायद कॉमिक लुक के चक्कर में उसे अच्छे से नहीं दिखाया गया। बट अभी तो उसका सिर्फ इंट्रो हुआ है, क्या पता नेक्स्ट मूवी तक उसका भी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाए और हमें थैनोस की तरह एक रियलिस्टिक डार्कसाइड देखने को मिले। खैर एट लास्ट मैं तो आपसे बस यही कहूँगा, आपको अपनी लाइफ के 4 घंटे इसे ज़रूर देने चाहिए।
और अगर आप सच में चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाया जाए तो रिस्टोर द स्नाइडरवर्स को ट्रेंड पर ला दो। शायद तभी पॉसिबल हो सकता है कि हमें इसका सीक्वल देखने को मिले। तो ये था मेरा रिव्यू जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और अपने सुपर हीरो फैंस दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Take your guy when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a pull if you feel loud. Drip, drip, diamonds always hit.